So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मतलब प्रीलिम्स 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से सेशंस अटेंड करें, खासतौर से द हिंदू का सेशन जो डेली करंट अफेयर्स का प्लस ये 5 AM सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला टॉपिक इनो योद्धा रिसेंटली जो न्यूज़ में था उससे रिलेटेड है। तो ये क्या ये एनुअल इवेंट है, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट होता है? तो नो, इट्स कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। अब इसमें इन हाउस इनोवेशंस हैं, किस तरीके से हम अपने ऑपरेशन लॉजिस्टिक ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं, सब चीज़ें हैं। और ये मानिक सॉ जो सेंटर है आपका न्यू दिल्ली के अंदर, तो ये 24-25 जो मानिक सॉ सेंटर न्यू दिल्ली है, इन द प्रिंसेस ऑफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सो वहाँ पे कंडक्ट आपका किया गया था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। मानिक सॉ सेंटर पे कंडक्ट किया। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा सही है, आंसर बी है। एरिडिटी रिफ्लेक्ट्स अ परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म लैक ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर नीडेड टू सस्टेन मोस्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ। एरिडिटी मतलब जैसे जैसे मान लो राजस्थान का आप इमेजिन करो, जो खासतौर से थार मरुस्थल है हमारा, तो वहाँ पे हाई लेवल की एरिडिटी मतलब वहाँ पे पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, डॉट लाइक कंडीशंस जो है वो रहती हैं। एरिडिफिकेशन इज सब्टर एंड इट्स डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन द क्रॉप फील्ड्स आर ईजियर टू क्वान्टिफाई। सो सो जो थ्रेट है एरिडिटी का, लाइक और लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज है ना, मतलब अगर मान लो एरिडिटी है या पानी की कमी है, तो ये लगभग 40% लाइक है ना, तो ऑन लैंड अफेक्ट्स 40% ऑफ द अर्थ अरेबल लैंड और अबाउट 5.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है, एंड अनदर 7% इफ द अफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन वेर एडेड। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है, तो 40% जो अरेबल लैंड है वहाँ पे इसको ये अफेक्ट कर सकता है। लगभग 5.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपका अफेक्ट हो सकता है। और इसमें अगर सॉइल इरोजन हमने इंक्लूड किया तो लगभग 7% और एड ऑन हो जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। सो ये जो डेटा है, रिपोर्ट आपकी आई, दैट इज़ ग्लोबल थ्रेट ऑफ ड्राइंग लैंड। ये रिपोर्ट का नाम है, दैट इज़ ग्लोबल थ्रेट ऑफ ड्राइंग लैंड। ठीक है, ग्लोबल थ्रेट ऑफ ड्राइंग लैंड, ये रिपोर्ट आपकी आई है। इसमें हाईलाइट किया गया हेरिडिटी नॉट ड्रॉट वॉज कंसिडर्ड। एरिडिटी मतलब एरिडिटी जो है इसको कंसिडर किया गया, नॉट ड्रॉट कंसिडर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल ड्राइवर ऑफ डिग्रेडेशन, जो कि एग्रीकल्चर सिस्टम। तो एग्रीकल्चर सिस्टम में सबसे बड़ा जो स्थिति वो एरिडिटी की स्थिति है। एरिडिटी का जैसे हमने देखा कि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत समय तक ना होना। जो ड्रॉट है वो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब अभी सूखा है, बाद में पानी आ जाएगा, फिर ठीक है आपकी हो जाएगा। सो ठीक है, तो ड्रॉट की स्थिति जब होती है तो लो रेनफॉल आपकी होगी, उसमें हाई टेम्परेचर होगा, कम बारिश हो रही है, एयर ह्यूमिडिटी आपकी कम है। एरिडिटी जो है लॉन्ग टर्म लैक ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, ये टर्म आपको याद रखना। बेसिक डिफरेंस आप ये देखो ड्रॉट और एरिडिटी में, हो सकता है इसको एक्सचेंज कर दें। तो एरिडिटी बेसिकली आप ध्यान रखो लॉन्ग टर्म मॉइस्चर की कमी, और ड्रॉट शॉर्ट टर्म के लिए आपका होता है। सो इसमें क्या है कि जैसे ड्रॉट की स्थिति है, एकदम से पानी की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो इससे डायरेक्ट लॉस होगा फूड प्रोडक्शन में, या फूड प्राइस तुरंत हो जाएगा। जो बट एरिडिफिकेशन है, ये डायरेक्टली क्रॉप की यील्ड को अफेक्ट कर सकता है, और उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो दोबारा, क्योंकि लॉन्ग टर्म रहेगा। अभी ड्रॉट की स्थिति है, बाद में फिर पानी आ गया, चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। बट एरिडिफिकेशन या एरिडिक जो कंडीशंस अगर हैं, सो इट विल हैव अ लार्जर अफेक्ट। ठीक है, इसका इम्पैक्ट लार्जर हो सकता है, और उसको हम क्वान्टिफाई जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो मतलब हाइपर एरिड है, सेमी एरिड है, एरिड लैंड है, किस टाइप का लेवल है, तो वो क्रॉप को डिफरेंट लेवल तक अफेक्ट जो है वो करेगा। सो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, एंड लॉन्ग टर्म लैक ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर नीडेड टू सस्टेन मोर। तो यहाँ पे मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसमें आंसर इसका बी लग सकता हो, मतलब इसमें ऐसा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दोनों इंडिपेंडेंटली सही स्टेटमेंट है। रबाब रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, रुबाब जो है, रुबाब बेसिकली ये नेशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है अफगानिस्तान का। ठीक है, तो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है आपका अफगानिस्तान का, फैक्ट याद रखना। अच्छा, ये पीडीएफ पूरा मैंने आपको बताया कि जो 30 टेस्ट वाला आपका है टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल आपको अपलोड कर रहा हूँ। आज मैंने सेट 12 जो है अपलोड कर दिया था। तो आप प्लीज़ इसको अगर चाहे मतलब इस पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ना है डायरेक्टली, या फिर 5 AM सीरीज़ में आप कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट टेस्ट सीरीज़। तो उसमें पूरा 2 साल का स्टडी मटेरियल 12 सेट ऑलरेडी मैंने प्रीलिम्स के ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है उसमें दे रखे हैं। चलो देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कॉटन ट्रेड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 में इंडिया वाज वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट
एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम जो है वेयर इंडियाज मेजर कॉटन इंपोर्टर्स। आपको बताना विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो 2022 में अगर बात किया जाए तो इंडिया वाज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ कॉटन। लगभग हमने 1.24 बिलियन लगभग इतना मतलब इतने वैल्यू का कॉटन एक्सपोर्ट किया था। मेन डेस्टिनेशन जो है हमारे लिए बांग्लादेश है, उसके बाद चाइना है, बांग्लादेश, चाइना है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ओमान है। तो ये मेजर आपके हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके ये सही हैं, ठीक है। इंडिया वाज द वर्ल्ड 6th लार्जर इंपोर्टर ऑफ कॉटन का 2022 में, तो एक्सपोर्टर थे हम। मेन सोर्स जो इंडियन कॉटन जो है इंपोर्ट्स की बात करें तो वो जो मेन सोर्सेस है ऑफ इंडियाज कॉटन इंपोर्ट्स जो है यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, इजिप्ट है। इंडिया कॉटन सेक्टर सेकंड मोस्ट डेवलप्ड सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है। और मुंबई को जो है हम कॉटन पॉलिस के रूप में कंसिडर करते हैं, कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया के रूप में कंसिडर जो करता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि देखो मेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉटन इंपोर्ट्स जो हैं वो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, स्विट्ज़रलैंड और इजिप्ट है, ठीक है। ये पॉइंट आपको जरूर से ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैंटा है ना, विंड्स जो हैं जो न्यूज़ में थे तो ये बताएं। तो ये जो विंड्स हैं, ये विंड्स बेसिकली ब्लो करती हैं अक्टूबर से जनवरी के महीने में, इसमें लिखा सितंबर से नवंबर, तो ये गलत है। इट दे बेसिकली ब्लो फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी का टाइम पीरियड है। सांता एना विंड जो है ब्लो हाई प्रेशर राइजेस फ्रॉम द ग्रेट बेसिन, जो कि रॉकी माउंटेन्स और सियरा नेवाडा के पास लोकेटेड है, वहाँ से जो है ये आपकी ब्लो करती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और ये विंड्स की वजह से अभी आग भी लगी है, जैसे कैलिफोर्निया और इस समय में आग का काफ़ी न्यूज़ भी आपका चल रहा है। तो ये सेंटा एना जो विंड्स है हाई प्रेशर जो राइजेस हैं ग्रेट बेसिन का, फिर जो कि लोकेटेड है रॉकी माउंटेन्स, यूएस की बात हो रही है यहाँ पे, सियरा नेवाडा, तो वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है। लो प्रेशर जो है वो कैलिफोर्निया कोस्ट के अलॉन्ग लोकेटेड, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है हवाएं चलती हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। सो लो प्रेशर जो है वो कैलिफोर्निया कोस्ट के अंदर रहता है। विंटर वेदर पैटर्न जो है हाई प्रेशर अलाउ हाई प्रेशर टू बिल्ड नियर द सरफेस ऑफ द ग्रेट बेसिन, तो यहाँ से मतलब जनरली कोई भी हवा ब्लो करेगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है ब्लो करती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब ब्लो करेगी तो इन दैट केस, ठीक है, जो आपका ब्लो करेगी, सो इन दैट केस मतलब हाई प्रेशर विंटर सीजन के अंदर क्रिएट होगा, लो प्रेशर बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर की स्थिति में लो प्रेशर क्रिएट होगा, या फिर किसी जगह पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, किसी जगह लो प्रेशर, फिर विंड जो है ब्लो करती है। तो सेंटा एना बेसिकली जो ग्रेट बेसिन है जो कि रॉकी माउंटेन और सियरा नेवाडा वेस्टर्न यूएस के अंदर, वहाँ हाई प्रेशर, फिर इट मूव्स टुवर्ड्स द कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे सी इसका आंसर होगा। The UN body has developed a standardized non-invasive eDNA sampling method to create an inventory of marine biodiversity। eDNA मतलब DNA है, उसको मे बी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में उसके डेटा को स्टोर करने की बात है। तो जो मैराइन बायोडाइवर्सिटी समुद्र में जो जैव विविधता है तो उसको पूरा स्टोर करना 51 वर्ल्ड हेरिटेज मैराइन साइट्स में। दीज साइट्स आर होम टू अवर थर्ड ऑफ द वर्ल्ड वनरेबल एंड डेंजर्ड मैराइन स्पीशीज। मतलब कुछ ऐसी साइट्स हैं जगहें हैं जहाँ पे आपको ये जो मैराइन बायोडाइवर्सिटी है इनको हमें प्रोटेक्ट करना है, और इससे रिलेटेड जो डेटा है डीएनए से रिलेटेड वो हमें स्टोर करना है। ये चीज़ आपके हाईलाइट किए गए, तो यहाँ पे है ना, तो ये पॉइंट्स हैं। तो हार्बर 20% ऑफ द प्लानट ब्लू कार्बन इंक्लूडिंग 15% ऑफ द ग्लोबल कोरल रीफ्स यहाँ पे लोकेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है इसके लिए, तो ये ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो है उसने इसको जो है आपका लॉन्च किया। तो ये ध्यान में रखना, इट हैज़ डेवलप्ड अ स्टैंडर्डाइज नॉन इन्वेसिव ईडीएनए सैम्पलिंग मेथड जो है वो आपका डेवलप किया। तो ईडीएनए टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की गई है मेनली मैराइन डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। मैराइन ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे लीव ट्रेसेस ऑफ डीएनए इन देयर एनवायरनमेंट थ्रू स्किन, स्केल, सलाइवा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पे ई जो है यहाँ ये इसका मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, शायद मैंने इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किया। तो ये जो ई डी एन ए है एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में जैसे कोई जीव प्रेजेंट है ना, तो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा, जैसे मान लो आप कहीं प्रेजेंट हो, आपका हाथ कहीं लग गया तो स्किन के कुछ सेल्स वहाँ हो गए, तो वहाँ उससे भी डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐसे कई सारे जो जीव्स प्रेजेंट होते हैं तो वो जहाँ प्रेजेंट होते हैं उस एनवायरनमेंट से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लें, तो वो जो ई डीएनए बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, ये ई डीएनए का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये है, तो उस मराइन ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेस ऑफ डीएनए एनवायरनमेंट में रहता है उसको, जैसे सलाइवा है, ये स्किन सेल्स है, उससे एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसको कलेक्ट करना, फिर उसको स्टोर करना डेटा, तो वो उसे हम ईडीएनए जो है बोलते हैं। तो ये यूनेस्को के द्वारा किया जा रहा है। विथ रेफरेंस टू द राइट वेल्स, रिसेंटली न्यूज़ में था, आपको बताना है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट वेल्स टेंड टू अवॉइड ओपन वाटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहा गया कि जो राइट वेल्स हैं वो ओपन वाटर को अवॉइड करते हैं, स्टे क्लोज टू पेनिनसुला बेस एंड ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्स, जो कि मतलब थोड़ा क्लोज्ड एरिया होते हैं, ऐसा ओपन सी को अवॉइड करते हैं। नदर्न अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक में जो राइट वेल्स होती हैं ये एंडेंजर्ड है, मोस्ट एंडेंजर्ड वेल्स हैं वर्ल्ड में। आप जो राइट वेल्स हैं उनकी फोटो देख सकते हो गूगल में। द वर्ल्ड इक्वेटोरियल जो वाटर है अलॉन्ग द इक्वेटर की बात करें, फॉर्म्स अ बैरियर दैट आइसोलेट द नदर्न एंड सदर्न स्पीसीज फ्रॉम वन अनदर, ऑल्दो द सदर्न स्पीसीज एटलीस्ट हैज़ बीन नोन टू क्रॉस द इक्वेटर। तो इसमें कहा गया कि देखो, जैसे अब इसमें चीज़ें कैसे हाईलाइट की गई हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, तो जैसे मान लो ये इक्वेटर हो गया, ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो राइट वेल्स की स्पीसीज़ है, यहाँ राइट वेल्स की स्पीसीज़ है। नदर्न हेमिस्फीयर की जो स्पीसीज़ हैं वो ओपन सीज में नहीं जाती हैं ज़्यादा, और नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की जो स्पीसीज़ राइट वेल्स की हैं वो आपकी अलग अलग हैं, ये इक्वेटर को क्रॉस नहीं करती। बट कुछ इस केसेस में जो सदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो आपकी स्पीसीज़ हैं, जो आपकी जो स्पीसीज़ हैं, ख़ास तौर से बात करें जो अलग अलग जो ये वेल्स की स्पीसीज सदर्न हेमिस्फीयर से कुछ ने क्रॉस किया है। तो ये स्टेटमेंट से आप देखो, ये थोड़ा चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो सारी करेक्ट है, तो इसलिए नन इसका आंसर आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी राइट वेल्स आर 3 स्पीसीज ऑफ लार्ज बैलिन, जैसे इसमें बड़ी जो लार्ज एक वेल्स होती हैं बैलिन वेल्स बोलते हैं, उनकी जो स्पीसीज़ हैं उसका जो जिस जीनस से बिलोंग करते हैं उसे बोलते हैं यू बेलिना। और इन्हें नॉर्थ अटलांटिक में नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल बोलते हैं, नॉर्थ पैसिफिक वाले को नॉर्थ पैसिफिक राइट वेल बोलते हैं, और सदर्न में सदर्न राइट वेल बोलते हैं। तो मेनली मतलब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इतना तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ये आपको आइडिया। तो राइट वेल्स जो हैं वे आर प्रिफर्ड टारगेट फॉर वेलर्स बिकॉज ऑफ देयर डोसाइल नेचर, देयर स्लो सरफेस स्किमिंग, फीडिंग बिहेवियर, क्योंकि कोस्ट के क्लोज रहती हैं तो इसलिए ये राइट वेल्स को टारगेट किया जाता है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज, ये ओपन उसमें नहीं जाएंगे तो पकड़ने का इतना मेहनत नहीं करना है, तो ईजिली इनको पकड़ा जा सकता है। द वेल्स नो लॉन्गर फेस प्रेशर फ्रॉम कमर्शियल वेलिंग। नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ पैसिफिक राइट वेल्स जो है अमंग द मोस्ट एंडेंजर्ड वेल्स जो है वर्ल्ड के अंदर कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंसर इसका बी होगा। देखो ऐसे टॉपिक्स को थोड़ा आपका इंटरेस्ट एटलीस्ट डेवलप होना चाहिए, तब ये नहीं हाल ही में प्रधानमंत्री किस सड़क पे गए उसमें कौन सा वो था, इस टाइप के जो यूट्यूब में चलता रहता है ना, तो वो सब जो नए नए लोग आप कह सकते हैं जिन्हें एग्ज़ाम का ज़्यादा आइडिया नहीं है, उन चीज़ों को रन करते हैं, बहुत सारे बच्चे उससे इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं, साल ख़राब होता है। तो आप वो कंटेंट थोड़ा सा वर्क करना है कंटेंट पे। अच्छा कंटेंट पढ़ोगे ना तो 1 साल 1.5 साल 2 साल धीरे धीरे आप समझ में आएगा कि अच्छा ये कचड़ा कंटेंट है, इसको फिल्टर करो। अच्छा कंटेंट पढ़ोगे तो आपका सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। चलो, शेप प्रोसेस रिसेंटली न्यूज़ में था, हिंदू में हमने डिस्कस भी किया था। तो ये आपका मुझे कमेंट सेक्शन बताओ क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हिंदू के सेशन बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर ये मैं आपको बता देता हूँ, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, ये 6 से 11 तारीख का क्लास है। हर वीक की क्लासेस मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने अभी आप लोग का माउंटेन्स करा दिया, कल 8 है तो पासिस और रिवर्स हम लोग कवर करेंगे। फिर एग्रीकल्चर फॉर जीएस की क्लासेस होंगी, और मैपिंग खत्म करने के बाद, इंडिया की मैपिंग खत्म करने के बाद, क्योंकि जो वर्ल्ड मैपिंग वो पूरा करंट अफेयर्स से आता है, ठीक है, बट इंडियन मैपिंग में आते हैं क्वेश्चंस। फिर इसके बाद मैं ओल्ड एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की उसको स्टार्ट करूंगा क्लास 11th की, काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट है। पिछली बार सारे जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न थे उसी ओल्ड एनसीईआरटी से, तो ये क्रैश कोर्स मिस मत करना, पूरा स्टैटिक और सब कुछ इसमें कवर्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोड यूज़ कर लेना UPSC 25, ये कोड से अमाउंट जो है रिड्यूस हो जाएगा 50% से। और ये नंबर पे कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दे रखा है। और ये बहुत ही अल्टीमेट कोर्स है, अप्रैल में मैं सब कुछ आपके लिए कवर करा दूंगा। ठीक है, जो जो चीज़ें अभी जैसे बुक सीरीज़ में मैंने स्पेक्ट्रम के भी लेक्चर्स डालना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, उसकी डिटेल मैंने चार्ट बॉक्स में डाल दी है, आप लोग गो थ्रू हो जाना। अब जो प्रायोरिटी है इस क्रैश कोर्स की प्रायोरिटी है, आप में से काफ़ी लोग जुड़े भी हैं, जो नहीं अभी जुड़े अभी सोच रहे हैं तो आप ज़रूर से जुड़ो। कुछ भी आपके ग्रीवेंसेस आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, किसी भी कोर्स में अगर मैंने कुछ चीज़ बोली है वो ज़रूर से ज़रूर होगी। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, किसी 5-10 दिन का अंतर हो सकता है, बट चीज़ें ज़रूर से ज़रूर होंगी, ये मैं आपको कहता हूँ। ठीक है, तो कंटेंट अच्छा आप करोगे तो इसमें आपका
बेनिफिट भी रहेगा और इसमें 2 इयर्स कवरेज प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो अल्टीमेट है, आपने अच्छे से कहीं से पढ़ा भी है फिर भी आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।